नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त है प्रहार का और प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे नीट की। नीट पेपर लीक के बाद एनटीए बुरी तरह घिरा हुआ है। एनटीए की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। अब एनटीए पर नकेल कसने की तैयारी चल रही है। पेपर लीक को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई है, जिसमें एनटीए, केंद्र सरकार और सीबीआई को पेपर लीक के मामले में जवाब देना है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है उसमें एनटीए को खत्म करने या रीस्ट्रक्चर करने की मांग की गई है, जिस पर आज एनटीए को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना है। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर 29 लाख बच्चों और उसके परिवार की निगाहें टिकी हुई हैं जो नीट के एग्जाम में शामिल हुए थे। तो वहीं संसदीय समिति ने आज फिर से एनटीए के अफसरों को तलब किया है और पेपर लीक के बारे में डिटेल जानकारी मांगी है। साथ ही सीबीआई के अधिकारियों को भी तलब किया गया है। दरअसल पिछली सुनवाई के दौरान एनटीए ने संसदीय समिति के सामने कहा था कि पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि सीबीआई कह रही है कि पेपर लीक हुआ है। ऐसे में आज सच से एनटीए का सामना कराया जा सकता है। उधर पेपर लीक को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, सवाल भी उठा रहा है। इसलिए केंद्र सरकार ने नीट री एग्जाम को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए नई स्ट्रैटेजी तैयार की है। अब इसके लिए इंडियन एयरफोर्स की मदद ली जा सकती है। बताया जा रहा है कि 21 जून को होने वाली री एग्जाम परीक्षा के प्रश्न पत्रों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंडियन एयरफोर्स की मदद ली जा सकती है। सरकार होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत गृह मंत्रालय, राज्य पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर परीक्षा सुरक्षा को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। लेकिन नीट ने सरकार की भी फजीहत कराई है, नीट ने एनटीए की भी फजीहत कराई है। छात्रों का गुस्सा खत्म नहीं हो रहा है, तो विपक्ष भी इसे सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई होने जा रही है वो काफी अहम है। इस वक्त एक और बड़ी खबर, सीबीएसई 12वीं के लिए आज से रीएवल्यूशन शुरू होगा। रीवैल्यूएशन के लिए आज से आवेदन शुरू हो जाएगा। 100 रुपए देकर सब्जेक्ट का रीवैल्यूएशन कराया जा सकता है। एक प्रश्न के लिए रीवैल्यूएशन फीस 25 रुपए रखी गई है। पिछली बार रीवैल्यूएशन में गड़बड़ी सामने आई थी और सीबीएसई की भी किरकिरी हुई थी। तो अब एक बार फिर से 12वीं के लिए रीवैल्यूएशन, मतलब ये कि अगर आप अपने नंबर से संतुष्ट नहीं हैं, आप अपनी कॉपी देखना चाहते हैं, आप दोबारा से मार्किंग करवाना चाहते हैं, दोबारा से अगर अपने पेपर चेक करवाना चाहते हैं, तो आप रीवैल्यूएशन करवा सकते हैं। पिछली बार इस प्रोसेस में भी गड़बड़ी हुई थी। नीट का पेपर लीक हुआ तो सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। नीट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है तो सीबीएसई के मामले में आज लखनऊ हाई कोर्ट में सुनवाई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि जल्दबाजी में ओएमएस लागू कर दिया गया, जिसकी वजह से लाखों छात्रों के मूल्यांकन में गड़बड़ी हुई है। याचिका में प्रभावित छात्रों की कॉपियों की दोबारा निःशुल्क जांच करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि इसे लेकर कल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई के अधिकारियों के साथ लंबी मीटिंग की थी और अफसरों को आदेश दिया कि स्टूडेंट्स की शिकायतें जल्द से जल्द दूर की जाए। जिन बच्चों ने अपनी आंसर शीट रीचेक करने की मांग की है, उनको स्कैन्ड आंसर शीट जल्दी से जल्दी भेजी जाए। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम बहुत अच्छा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम सामने आई हैं, उनको सुधारा जा रहा है और अगर किसी ने जानबूझकर गड़बड़ी की है तो उसको सजा जरूर मिलेगी। ओएसएम एक प्रोग्रेसिव इंस्ट्रूमेंट है। भारत में अनेक यूनिवर्सिटी, अनेक इंस्टीट्यूशन और दुनिया की अनेक इंस्टीट्यूशंस ओएसएम की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे ये स्टूडेंट सेंट्रिक है, फॉर स्टूडेंट है। बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया। उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है। इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको ऐसे ठीक करा जाएगा, उसके उपाय निकाला जाएगा। उस काम पे हम सब लोग जुटे हैं। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को, कोई उनकी मन की जिज्ञासा को हम असमाधित नहीं छोड़ेंगे। ये ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ क्वालिटेटिव एक विषय है, क्वालिटी की उपलब्धि कराने का एक विषय है। इसमें अनेक सुधार होने की संभावना भी है। उसमें जो कुछ विसंगति आई है, सीबीएसई ने बहुत सारे अच्छे एजेंसियों को भी, अभी आईबी को भी इन्वॉल्व किया है। उसमें भारत सरकार की जो सारे टेक्नोलॉजी को सर्टिफाई करने वाले वो एजेंसी भी काम पे लगे हैं। हमने विशेष करके 2 आईआईटी को, हमारे आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, दोनों डायरेक्टर को अनुरोध किया था। हमारे देश के 2 कॉम्पिटेंट
इंस्टीट्यूशन है उनकी भी एक्सपर्ट टीम आके उसमें काम कर रहा है। जो दिक्कत आई है उसके लिए हम जिम्मेदारी। तो सरकार ये मानती है कि दिक्कत है, लेकिन फिर उसके बाद गड़बड़ियां सामने आती है, जिसकी वजह से छात्रों का गुस्सा फूट पड़ता है। और आज तो अहम सुनवाई सीबीएसई मामले में भी और नीट मामले में भी होने जा रही है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं, अतुल भाटिया हमारे साथ और अनामिका गौड़ भी हमारे साथ हैं। अतुल, आप सबसे पहले बताइए, आज जो नीट में ये सुप्रीम सुनवाई होने जा रही है कितनी अहम है? आज क्या तय किया जाएगा कोर्ट के अंदर? देखिए प्राची, 5/44 ये पूरा मैटर है। अब से माना जा रहा है कि कुछ देर बाद इस पूरे मामले पर सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होगी। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी कि फाइमा वर्सेस एनटीए और इसके अलावा यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नीट एग्जाम, ये 5/44 सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पूरा मैटर लगा हुआ है। तो अब से कुछ देर बाद ये माना जा रहा है कि इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। लेकिन जो याचिकाएं जो लगाई गई हैं उनमें यह कहा गया है कि नए सिरे से परीक्षा के लिए हाई पावर कमेटी के गठन की मांग इन याचिकाओं में की गई है। इसके अलावा याचिकाओं में कहा गया है कि नीट यूजी की परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमेटी की निगरानी में कराई जाए। इसके अलावा यह भी कहा गया इन याचिकाओं में कि इस कमेटी में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और इसके अलावा फॉरेंसिक साइंटिस्ट शामिल हो। इसके अलावा यह कमेटी दोबारा होने वाली परीक्षा की सुरक्षा की भी जांच करे ताकि फिर से कोई धांधली ना हो, ये इन याचिकाओं में कहा गया है। और इसके अलावा याचिका में इस परीक्षा को आयोजित कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। याचिकाओं में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो भारत सरकार को निर्देश दे कि एनटीए को बदला जाए या पूरी तरह से नया और ज्यादा सुरक्षित सिस्टम जो है वो बनाया जाए, ये इन याचिकाओं में कहा गया है। इसके अलावा नई संस्था ऐसी हो जो तकनीकी रूप से मजबूत, ज्यादा सुरक्षित और स्वतंत्र तरीके से काम करने वाली हो। और इसके अलावा इन याचिकाओं में मांग की गई है कि कोर्ट सीबीआई को निर्देश दे कि वो पेपर लीक को लेकर अपनी जांच के बारे में 4 हफ्ते में रिपोर्ट दे। तो सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो यह भी डिमांड की गई है कि 4 हफ्तों में रिपोर्ट दी जाए। हाई लेवल कमेटी बनाने की मांग इन याचिकाओं में की गई है और रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में यह हाई पावर कमेटी बने। बिल्कुल ये गंभीर मुद्दा है, ये अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है, जिससे बहुत सारी उम्मीदें पेरेंट्स को भी हैं, उन छात्रों को भी है जिन्होंने ये परीक्षा दी थी, जो इस पेपर में अपीयर हुए थे। अब सीबीएसई को लेकर जितने भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जो रीवैल्यूएशन को लेकर जितने भी सवाल खड़े हो रहे हैं, अनामिका, आज फिर से रीवैल्यूएशन का काम शुरू हो रहा है। आज फिर से बच्चे अपनी कॉपी चेक कर सकते हैं, अपनी कॉपी की डिमांड कर सकते हैं। लेकिन जो गलतियां इससे पहले सीबीएसई की वेबसाइट पर हुई, जो ऑनलाइन मार्किंग में हुई, वो कैसे दुरुस्त की जा रही है? बिल्कुल प्राची, ये सवाल बना हुआ है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम जो लाया गया था वो ट्रांसपेरेंसी के लिए और बेहतर टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते हुए बेहतर तरीके से कॉपी चेकिंग के लिए लाया गया था। क्योंकि जब टीचर्स फिजिकल तौर पे मार्किंग करते थे तो कुछ ये गड़बड़ियाँ आती थी। स्टूडेंट्स का कहना होता था कि उनके नंबर कम आए हैं या फिर टीचर्स पे बर्डन कम होता है तो वो जल्दी कॉपी चेक करते हैं। इसलिए एक टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लाया गया था। लेकिन जब इस बार रिजल्ट आया तो बच्चे बहुत निराश हुए। बच्चों ने खुद सोशल मीडिया पे आके बताया कि कुछ गड़बड़ी है। सरकार ने ये नहीं माना था, सीबीएसई को खुद से नहीं पता चला था, बच्चों की कंप्लेंट से पता चला। और आप ये मानिए कि हर एक चौथे स्टूडेंट ने इस बार रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है और उनको अधिकतर अपनी कॉपियों में, स्कैन कॉपीज में जो है वो गड़बड़ी पाई गई है। किसी की सप्लीमेंट्री कॉपी गायब है तो किसी की कॉपी में दूसरे की कॉपी एडेड है, यानी 2 कॉपी एक ही स्टूडेंट की आंसर शीट में लगी हुई है। यानी केवल एक बच्चे के साथ गड़बड़ी नहीं हुई है, दूसरे बच्चे के साथ भी गड़बड़ी हुई है, जिसकी आंसर शीट दूसरे बच्चे के साथ अटैच कर दी गई है। और हम आपको ये बता दें कि 4 दिन से जो सीबीएसई की वेबसाइट में जब आप ओएसएम के लिए जाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो सिस्टम भी क्रैश हो चुका है, वेबसाइट क्रैश हो चुकी है। बच्चे रात के 2-2 बजे तक जाग रहे हैं और फिर वो वेबसाइट खोल के देख रहे हैं, क्योंकि जो ट्रैफिक है स्टूडेंट्स का वो वेबसाइट पे बढ़ चुका है। जिन बच्चों को डाउट नहीं भी था वो भी इस गड़बड़ी के बाद संदेह में आए हैं और वो भी चाहते हैं कि और ये दुरुस्त करना होगा सिस्टम। कभी नीट पेपर लीक होता है तो कभी सीबीएसई में परीक्षा को लेकर या चेकिंग को लेकर बच्चों के मन में सवाल पैदा हो जाते हैं, जिससे पूरे एजुकेशन सिस्टम पर सवाल खड़े हो जाएंगे। शुक्रिया आपका अनामिका और अतुल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। नीट पेपर लीक और सीबीएसई के 12वीं के आंसर शीट विवाद के बाद अब बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के ऑनलाइन एग्जाम भी विवादों में फंस गया है।
दरअसल 27 मई को साउथ दिल्ली के सतबरी इलाके में बने एग्जाम सेंटर में BEI ED एग्जाम देने के लिए परीक्षार्थी पहुंचे थे, लेकिन सर्वर डाउन होने के कारण एग्जाम होने में देरी हो रही थी, जिसके बाद परीक्षार्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया। सर्वर डाउन होने के कारण एग्जाम को रद्द कर दिया गया, जिसके बाद मामला सियासी हो गया। आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर सरकार को घेरा। ऐसे में इंडिया टीवी की टीम आज उस एग्जाम सेंटर पर गई और जानने की कोशिश की कि 27 मई को आखिर क्या हुआ था। देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब सर्वर डाउन होने की वजह से बच्चे अपनी परीक्षा नहीं दे पाए थे, छात्र अपनी परीक्षा नहीं दे पाए थे और काफी हंगामा हुआ था, जिसके बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। सवाल ये कि सर्वर डाउन आखिरकार कैसे हो गया? क्या परीक्षाओं के लिए पहले से तैयारी नहीं की गई थी? क्या सिस्टम को चेक नहीं किया गया था? और इस मसले पर अब सियासत भी शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि ये परेशानी बड़ी वाजिब है। वो छात्र जो अपने घर से परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे हैं, जब जाकर उनको ये पता चले कि सर्वर नहीं चल रहा है, उनकी परीक्षा नहीं हो सकती है, तो उनका गुस्सा बड़ा जाहिर बात है। और ऐसे में छात्रों को समझाने की, उनको मनाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन एक बार जब सिस्टम से छात्रों का भरोसा उठेगा तो वो भरोसा वापस लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक परीक्षा का मसला तो है नहीं। जगह जगह से ऐसी तस्वीरें, जगह जगह से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। कभी नीट को लेकर अविश्वसनीयता बढ़ जाती है, तो कभी इस परीक्षा को लेकर छात्रों का गुस्सा सामने आ जाता है। विवाद के बाद 12th की आंसर शीट को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद जो है अब एक नया पेपर को लेकर विवाद सामने आया है। दरअसल एक वीडियो जो है एग्जामिनेशन सेंटर का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुछ पॉलिटिकल पार्टी भी उस वीडियो को ट्वीट कर सरकार पर सवाल खड़े कर रही हैं। दरअसल जिस एग्जामिनेशन सेंटर का वो वीडियो है, उस एग्जामिनेशन सेंटर के पास हम मौजूद हैं और यहां पे आप देखेंगे तो ये वो एग्जामिनेशन सेंटर है जहां पर ऑनलाइन एग्जाम कराया जाता है। दरअसल यहां पर बीती 27 तारीख को बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी BLED का ऑनलाइन एग्जाम होना था, जिसमें 2 शिफ्टों में जो है ये एग्जाम होना था। और आप यहां पे देखें कि काफी सारे जो हैं कंप्यूटर सिस्टम यहां लगे हुए हैं। और जब सुबह 7:30 बजे के करीब यहां पर परीक्षार्थी अपने एग्जाम के लिए यहां पर पहुंचे तो उन कुछ बच्चों ने जो है एंट्री की। एंट्री करने के बाद पता चला कि सर्वर डाउन है, जिसके बाद बाकी जो परीक्षार्थी थे जो अंदर एंट्री करना चाह रहे थे, उनकी एंट्री को रोक दिया गया। लेकिन इसी बात को लेकर विवाद खड़ा हुआ। विवाद इतना तूल पकड़ा कि जब दूसरी शिफ्ट के जो परीक्षार्थी थे वो पहुंचे तो उस दौरान उन्होंने भी जमकर हंगामा किया, जिसके बाद हालात को देखते हुए परीक्षा को रद्द कर दिया गया। लेकिन अब इस पूरी घटना का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर एक गांव में, जो कि दिल्ली का सतबरी इलाका है, साउथ दिल्ली का सतबरी गांव है, उसमें एक ऐसी रेंटेड प्रॉपर्टी पर इस तरीके का जो है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर कैसे बनाया जा सकता है? तमाम नियमों का क्या पालन वाकई में किया गया है या नहीं किया गया है? ये तमाम सवाल जो हैं वो अब खड़े हो रहे हैं। इसी के साथ साथ जो BLED का एग्जाम रद्द हुआ, उसके चलते भी जो है छात्रों में, जो परीक्षार्थी हैं, उनमें काफी आक्रोश है। वो काफी गुस्से में हैं क्योंकि उनकी जो मेहनत थी वो अब एग्जाम नहीं देने की वजह से बेकार हो गई और उन्हें अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन सवाल यही उठा रहे हैं तमाम लोग भी, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी इस घटना के पूरे वीडियो को ट्वीट कर रहे हैं कि आखिर एक छोटे से प्रॉपर्टी में, ये रेंटेड प्रॉपर्टी है, एक रेंट पर लिया हुआ एक पूरा हॉल है और वहां पर इतने बड़े एग्जाम का सेंटर कैसे बनाया जा सकता है? क्या ये थर्ड पार्टी था? क्या तमाम दस्तावेज थे या नहीं थे? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब खड़े हो रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो चलाते हैं। अनिल जी, आप लोगों की प्रॉपर्टी है ये? नहीं, रेंट पे ले रखी है। रेंट पे ले रखी है। तो ये हुआ क्यों है यहाँ पर? ये एग्जाम कैसे रद्द हुआ? देखो, सर्वर नहीं चलने के कारण हमने तो जो सिस्टम है वो देना होता है, वो दे दिया सारा उसके कंपनी को। इसको को जो कंपनी थी उसको दे दिया। उसके बाद में उनका चलाने का वो होता है जी, जो भी करना है वो सर्वर चले उनका। हमने सीट लेके और पूरा जो कंप्यूटर सब सिस्टम दे दिया, लाइट पानी जो भी होता है वो दे दिया। उसके बाद में उनका वो रहता है जी। उसमें इसका एग्जाम, इसका JBT के बच्चों का जो BLED यस। तो ये इससे पहले यहाँ पे कितने एग्जाम हुए? नहीं, पहले फर्स्ट एग्जाम था।
और अब बात यूपी में सपा की महिला नेता के साथ हुई मारपीट की। हैरानी की बात यह है कि बेरहमी से मारपीट का आरोप सपा नेता के परिवार पर ही लगा है। चंदौली में समाजवादी पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष गार्गी सिंह पटेल के घर में घुसकर मारपीट की गई। ये पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक पूरा विवाद जमीन के रास्ते प्रॉपर्टी और पैसों के लेन देन को लेकर चल रहा है। पीड़ित पक्ष की ओर से सपा के ही पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्यारेलाल यादव के परिवार पर इस मामले को और इस हमले को अंजाम देने का आरोप लगा है। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के मढ़िया गांव में सपा की महिला नेता के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। इस हमले में गार्गी पटेल गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसमें दल के भी लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ लोग मिल करके जानबूझकर अचानक आए हमारे गेट पे लोग। मेरी बेटी गेट खोली तो आते ही लोग वीडियो बना रहे थे। हमने कहा क्या हो गया, ऐसे कहते आइए बैठिए आप लोग। तो वो लोग मेरी बच्ची को गाली देना स्टार्ट कर दिए। तो मेरी बेटी उसका रिप्लाई कर रही थी कुछ भी, मतलब कि ऐसे गलत मत करिए मेरी मम्मी, ठीक है। अब यूपी में उनका बेटा जो अमित यादव है और मनोज यादव, ये दोनों हमारी बेटी को मारने लगे। मैं उसी में बचाने लगी और बचाने में मुझे बाल पकड़ के घसीट मुझे इतनी बुरी तरीके से मारा गया। एक्चुअली लात, मुक्का, कुर्सा और जो टेबल होते हैं पढ़ाई करने वाले, ऐसे पड़े थे मेरे हॉल में। उस टेबल को उठा के जो लोहे की उसकी रॉड होती है उससे बहुत मारा, उन्होंने बहुत मारा। अब देखिए, गार्गी सिंह पटेल को उनके घर में घुसकर पीटा गया है और आरोप सपा नेता पर ही लगा है और पीटने वाले यादव हैं। जाहिर बात है इस पर सियासत भी हो रही है। विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अब विशाल, इस पूरे मसले पर समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। बीजेपी की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, खासकर ओम प्रकाश राजभर की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या ये आपका दलित पिछड़ा चेहरा है जिसमें सिर्फ यादवों की ही दबंगई चलेगी और बाकी जातियों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाएगा? बिल्कुल प्राची, सवाल तो पूछे ही जाएंगे जब समाजवादी पार्टी की महिला नेत्री के ऊपर इस तरीके का हमला होगा, जो कि गार्गी सिंह पटेल हैं, महिला मोर्चा की समाजवादी पार्टी की चंदौली की जिला अध्यक्ष हैं और जो आरोपी है बुरी तरीके से पीटने वाला महिला नेता को, पटेल नेता को, उनके ऊपर आरोप लगा है। वो भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। प्यारेलाल यादव, सुमित यादव, अमित यादव, ये सारे लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। और ऐसे में जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वो देख करके कोई भी हैरान हो जाए कि भला एक महिला के ऊपर इस तरीके से बुरी तरीके से हमला किया जा सकता है। क्योंकि हैरानी की बात सबसे ज्यादा यहाँ पर ये उठती है कि जो टेबल मौके पर रखी हुई थी उस टेबल को उठा करके महिला नेता के ऊपर मारा जाता है। टेबल टूट जाती है, जिसके बाद महिला नेता को बुरी तरीके की कंडीशन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला नेता की तहरीर पर फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और दोनों के बीच बताया जा रहा है कि पुराना झगड़ा है, व्यवसायिक झगड़ा है। झगड़ा कोई भी हो, लेकिन महिला को, नेता को इस तरीके से मारे जाना और समाजवादी पार्टी के नेताओं का ही एक दूसरे के ऊपर हमला करना निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ दूसरे जो घटक दल हैं उनको मौका देते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ उनके जो सहयोगी दल हैं वो अखिलेश यादव से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यही है उनका पीडीए, क्या यही है उनका महिला सशक्तिकरण, क्या यही है उनकी वो चीजें जिसको लेकर के वो चुनाव में जाना चाहते हैं, अपने आप को पीडीए का रहनुमा बताते हैं। तो निश्चित तौर पर राजनीति शुरू हो गई है। सवाल तो उठेंगे जब एक महिला नेता को घर में घुस करके बुरी तरीके से मारा पीटा जाएगा। और जब बाकी मसले पर अखिलेश यादव मुखर रहते हैं तो इस मसले पर अभी तक क्यों नहीं बोले, सवाल भी उनके विरोधी उनसे पूछ रहे हैं। शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए। और अब बात पश्चिम बंगाल की करेंगे, जहां टीएमसी नेताओं पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। पश्चिम बंगाल में जब से सरकार बदली है उसी दिन से टीएमसी नेताओं के खिलाफ लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। टीएमसी नेता अपने क्षेत्र तक में जाने से डर रहे हैं क्योंकि उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। नॉर्थ 24 परगना के नीमता में तृणमूल के सीनियर लीडर और सांसद सौगत रॉय को अपने ही संसदीय क्षेत्र में विरोध का सामना करना पड़ा। सांसद को देखकर लोग चोर चोर के नारे लगाने लगे और जब इससे भी गुस्सा शांत नहीं हुआ तो कुछ लोगों ने सौगत रॉय की कार पर अंडे फेंक दिए। दरअसल सौगत रॉय निमता थाने पर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमलों को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन उसी समय लोगों ने सौगत रॉय की गाड़ी को घेर लिया और जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं बीरभूम जिले के
के दुबराजपुर में टीएमसी नेता धनंजयन की इलाके के लोगों ने ही पिटाई कर दी। जानकारी के मुताबिक कई सालों से टीएमसी नेता आम लोगों को डरा धमकाकर वसूली कर रहा था, लेकिन अब जब सरकार बदल गई, बावजूद इसने लोगों को डराकर पैसे मांगे तो लोगों ने इसकी जमकर पिटाई कर दी। ये तस्वीरें बता रही हैं कि जो एक भय लोगों के अंदर था वो भय खत्म हो रहा है और जिस भरोसे की बात बीजेपी ने चुनावों के दौरान कही थी वो भरोसा कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जाग रहा है। इसलिए ऐसे लोगों पर जनता का गुस्सा फूट रहा है जिन्होंने जनता को सत्ता के रसूख में आकर ठगा था। वहीं नॉर्थ 24 परगना के बिजपुर में भी टीएमसी के युवा नेता को सबक सिखाया गया। टीएमसी नेता बोनी को हाफ पैंट पहनाकर इलाके में घुमाया गया। बोनी पर लंबे समय से सट्टेबाजी और धमकाने का आरोप लग रहा था। चुनाव के बाद उनके खिलाफ कई शिकायतें भी दर्ज हुई, जिसके बाद से वो फरार था, लेकिन बीजपुर पुलिस ने बोनी को मंदारमणि से गिरफ्तार कर लिया। बैरकपुर कोर्ट में बोनी को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया, जिसके बाद पुलिस बोनी को बीजपुर विधानसभा के वार्ड नंबर 4 लेकर पहुंची, जो बोनी का ही इलाका है। पुलिस ने यहाँ बोनी के कमर में रस्सी बांधकर उसकी हाफ पैंट में परेड कराई, जहां लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए। স্যান্ডো গেঞ্জি হাফ প্যান্ট পরিয়ে তাকে নামানো হচ্ছে। প্রথমে শুরু করা হলো তার পাড়া থেকে, দেখতেই পাচ্ছেন সেই বনি, 24-এর বিশ্ববিখ্যাত সেই বনি, এই কাঁচরাপাড়ার বনি, একেবারে এই তাকে দেখছেন।